नमस्कार। सोचिए आज से बस कुछ दशक पहले की ही बात है जब भारत में करोड़ों बच्चे, खासकर लड़कियां, स्कूल का दरवाजा तक नहीं देख पाती थी। सही बात है। फिर एक ऐतिहासिक बदलाव आया। संविधान ने 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया। हाँ, लेकिन सवाल ये था कि कागज पर दिए इस अधिकार को देश के हर गांव, हर गली तक कैसे पहुंचाया जाए। बिल्कुल। इसी बड़े सवाल का जवाब था एक महाअभियान, सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे जो DSSB PRT परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, और आपने बिल्कुल सही माहौल बनाया। एसएसए को सिर्फ एक सरकारी योजना की तरह देखना, मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी गलत व्याख्या होगी। अच्छा, ये असल में एक राष्ट्रीय मिशन था, एक आंदोलन था, इस बात को पक्का करने के लिए कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक नारा बनकर ना रह जाए। आज की हमारी बातचीत का मकसद यही है कि हम इसके क्या के साथ साथ इसके क्यों और कैसे को भी समझे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल घुमाकर पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो। हाँ, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, पर अक्सर इसकी जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब ये अभियान 2001 में लॉन्च हुआ तो उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं जिन्हें ये हल करना चाहता था? देखिए, उस समय 3 बड़ी चुनौतियां थी। हम उन्हें शिक्षा की 3 बड़ी दीवारें कह सकते हैं। 3 दीवारें। हाँ, पहली थी पहुंच, मतलब एक्सेस। बहुत से बच्चों के घर के पास स्कूल ही नहीं थे। ठीक है। दूसरी, अगर स्कूल था भी तो दूसरी चुनौती थी नामांकन की, यानी एनरोलमेंट की। बच्चों का स्कूल में दाखिला ही नहीं होता था, खासकर लड़कियों और गरीब परिवारों के बच्चों का। और तीसरी और शायद सबसे मुश्किल दीवार थी ठहराव की, रिटेंशन की। ठहराव मतलब जो बच्चे स्कूल आ भी गए उन्हें स्कूल में बनाए रखना। बिल्कुल। बच्चे दाखिला तो ले लेते थे, लेकिन कुछ ही साल में गरीबी, घर के काम या पढ़ाई में मन न लगने की वजह से स्कूल छोड़ देते थे। तो एसएसए का मकसद इन तीनों दीवारों को एक साथ तोड़ना था, और इसके साथ 2 और स्तंभ जोड़े गए। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, यानी बच्चे सिर्फ स्कूल में रहे नहीं बल्कि कुछ सीखे भी। सही बात है। और समानता यानी इक्विटी, मतलब जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो। इन 5 को मिलाकर ही प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का सपना पूरा हो सकता था। पहुंच, नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता और समानता, ये तो वाकई में बहुत बड़े लक्ष्य थे। लेकिन इससे पहले भी तो कई योजनाएं आई होंगी। एसएसए में ऐसा क्या खास था जो इसे अलग और इतना प्रभावशाली बनाता है? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एसएसए का सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम था सामुदायिक स्वामित्व, कम्युनिटी ओनरशिप। अच्छा। नए अक्सर दिल्ली के दफ्तरों में बनती थी और गांव तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थी। वो एक टॉप डाउन मॉडल था। एसएसए ने इसे पलट दिया। मतलब बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ बिल्कुल। एसएसए का मूल मंत्र था कि स्कूल सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। इसने ताकत और जिम्मेदारी दोनों को गांव और स्कूल के स्तर पर सौंपा। पंचायतों को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को यानी एसएमसीज को, और गांव की शिक्षा समितियों को। अच्छा। जब समुदाय को लगा कि ये हमारा स्कूल है, इसकी सफलता और असफलता हमारी है, तब असली बदलाव की नींव पड़ी। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, ये एक सोच का बदलाव था। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। भारत में तो हर गांव अलग है, हर समुदाय की अपनी अलग चुनौतियां हैं। तो क्या एक ही मॉडल हर जगह काम कर पाया होगा? जहां समुदाय खुद ही शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था, वहां तो इसे लागू करने में बहुत मुश्किलें आई होंगे। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठाया है, और इसका जवाब एसएसए की दूसरी खूबी में छिपा है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके। एसएसए एक सख्त ढांचा नहीं था बल्कि लचीला था। इसने राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाने की छूट दी। विकेंद्रीकरण का मतलब ही यही था कि दिल्ली से ये नहीं बताया जाएगा कि बिहार के गांव में स्कूल कैसे चलेगा। अच्छा, ये वहाँ की पंचायत और एसएमसी तय करेगी। हाँ, चुनौतियां जरूर थीं, जैसा आपने कहा। जागरूकता की कमी एक बड़ी बाधा थी, लेकिन पहली बार व्यवस्था ने समुदाय पर भरोसा करना सीखा। ठीक है, तो सामुदायिक भागीदारी और विकेंद्रीकरण इसकी नींव थे। अब इन लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए रणनीति क्या अपनाई गई? सिर्फ स्कूल बना देना ही तो काफी नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो बच्चों को स्कूल में बनाए रखने और इन्हें कुछ सिखाने की रही होगी। एकदम सही। इसीलिए एसएसए की रणनीति के 2 अहम पहलू थे।
पहला था संस्थागत सुधार, जिसकी हमने अभी बात की, मतलब समुदाय की भागीदारी और विकेंद्रीकरण। जी। दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू था गुणवत्ता पर फोकस ऑन क्वालिटी। यहाँ पर एनसीईआरटी, एससीईआरटी और डाइट जैसी संस्थाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। गुणवत्ता से मतलब बेहतर किताबें और अच्छे टीचर्स? उससे भी ज्यादा। इसका मतलब था शिक्षा के पूरे तौर तरीके को बदलना। रट्टा मारने वाली पढ़ाई की जगह बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रिक और गतिविधि आधारित मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया गया। बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक क्लासरूम के अंदर इसका असल में क्या मतलब होता है? इसका मतलब था कि अब क्लास टीचर की मर्जी से नहीं, बल्कि बच्चे के सीखने की गति और दिलचस्पी के हिसाब से चलेगी। अच्छा। रट्टा मारने की जगह गतिविधियों से सीखने पर जोर दिया गया। जैसे गिनती सिखाने के लिए बच्चों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर 1 2 3 लिखकर रटाना नहीं, बल्कि क्लास के बाहर ले जाकर कंकड़ या पत्तियों से गिनती सिखाना। हाँ, ये तो ज्यादा मजेदार है। हाँ, इतिहास को बोरिंग तारीखों की तरह पढ़ाने के बजाय कहानी सुनाकर या नाटक करवाकर समझाना, यानी सीखने की प्रक्रिया को मजेदार और जीवन से जोड़ना। और इसके लिए शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसएसए का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था। ये बात समझ आई। और समाज के वो बच्चे जो सबसे पीछे छूट जाते थे, जैसे लड़कियां या दिव्यांग बच्चे, उनके लिए क्या कोई खास इंतजाम थे? हाँ, और ये एसएसए की आत्मा थी। इसे विशिष्ट हस्तक्षेप या स्पेसिफिक इंटरवेंशंस कहा गया। इसमें लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान था, खासकर एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों की। उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केजीबीवी जैसे आवासीय स्कूल खोले गए। इसी तरह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN को सामान्य स्कूलों में बाकी बच्चों के साथ पढ़ाने यानी समावेशी शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन। हाँ, उनके लिए रैंप बनाना, विशेष शिक्षक नियुक्त करना और सहायक उपकरण देना, ये सब एसएसए के तहत ही आता था। ये सब सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी और अच्छा लगता है, लेकिन इतने बड़े मिशन को चलाने वाला इंजन यानी पैसा, उसका इंतजाम कैसे होता था? इसका फाइनेंशियल मॉडल भी जरूर खास होगा। जरूर, और ये परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। एसएसए केंद्र और राज्य सरकारों की एक साझेदारी थी। ओके। शुरुआत में केंद्र 85% और राज्य 15% खर्च उठाते थे। फिर ये अनुपात 75-25 हुआ और आज की तारीख में ये 50-50 है। 50-50। हाँ, ये अनुपात सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो मौजूदा फंडिंग रेशियो 50-50 है, ये याद रखना है। और पैसे के इस्तेमाल को लेकर भी कोई नियम थे? मतलब ये कैसे सुनिश्चित किया गया कि पैसा सिर्फ बिल्डिंग बनाने में ही ना लग जाए, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी खर्च हो? बहुत बढ़िया सवाल। इसी सोच के साथ नियम बनाया गया था कि कुल बजट का अधिकतम 33% ही सिविल कार्यों यानी नई बिल्डिंग या क्लासरूम बनाने पर खर्च किया जा सकता है। सिर्फ 33%? 67% पैसा सीधे सीधे शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की सैलरी, ट्रेनिंग और बच्चों की सीखने की सामग्री पर खर्च होगा। अच्छा। इसके अलावा हर स्कूल को रखरखाव के लिए सालाना स्कूल अनुदान और हर शिक्षक को TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल खरीदने के लिए शिक्षक अनुदान भी मिलता था। एक और बात जो अक्सर कंफ्यूज करती है, मिड डे मील योजना जो बच्चों को स्कूल तक लाने में इतनी सफल रही, क्या वो एसएसए का ही हिस्सा थी? ये एक आम कंफ्यूजन है और इसे साफ करना जरूरी है। मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM एसएसए का हिस्सा नहीं थी। अच्छा, वो अलग थी। हाँ, वो एक अलग योजना थी, लेकिन आप उसे एसएसए का सबसे अच्छा दोस्त कह सकते हैं। MDM ने एसएसए के 2 सबसे बड़े लक्ष्यों, नामांकन और ठहराव को हासिल करने में सीधी मदद की। भूखा बच्चा पढ़ नहीं सकता, ये एक सीधी सी बात है। MDM ने बच्चों को स्कूल आने और टिके रहने का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया। ये दोनों योजनाएं एक दूसरे के पूरक की तरह काम कर रही थीं। अब इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। साल 2009 में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट पास होता है। हाँ, उसके आने से एसएसए पर क्या असर पड़ा? क्या वो खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रासंगिक हो गया। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझिए, RTE अधिनियम एक कानूनी अधिकार है और एसएसए उसे जमीन पर लागू करने वाला कार्यान्वयन तंत्र या कह सकते हैं इंजन बन गया। ओह। RTE ने क्या करना है,
ये बताया कि हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना एक कानूनी बाध्यता है और एसएसए कैसे करना है उसका जवाब बना। वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। मतलब आरटीई ने कानून बनाया और एसएसए उस कानून को हकीकत में बदलने का जरिया बन गया। एकदम, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आरटीई के आने के बाद एसएसए के सारे नियम और लक्ष्य आरटीई के हिसाब से बदल गए। ओके। अब 8 साल के प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक कानूनी गारंटी बन गई। शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखना, स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करना और किसी भी बच्चे को फेल न करना या स्कूल से न निकालना, ये सब कानूनी तौर पर लागू करवाने की जिम्मेदारी एसएसए के ढांचे पर आ गई। तो अगर मैं परीक्षा के लिए सोचूं तो आरटी एक्ट 2009 में आया और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से और एसएसए उसे जमीन पर चलाने वाला इंजन बन गया। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यही इन दोनों के बीच का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। चलिए, ये पूरी तस्वीर अब साफ हो रही है। हमने जो भी बात की उसमें से कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स अगर हम दोहरा लें तो शायद सुनने वालों के लिए परीक्षा से ठीक पहले याद रखना आसान होगा। अच्छा विचार है। तो कुछ मुख्य बातें जो दिमाग में रखनी है। जी। 1, एसएसए का लॉन्च साल 2001 में हुआ और इसका लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है, 2001 और 6 से 14 साल। 2, इसकी सबसे बड़ी खूबी सामुदायिक स्वामित्व और विकेंद्रीकृत योजना थी। राइट। 3, वर्तमान में केंद्र और राज्य का फंडिंग अनुपात 50-50 है। 50-50। 4, बजट का अधिकतम 33% सिविल कार्यों पर खर्च हो सकता है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, आरटीई एक्ट 2009 के लिए एसएसए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी मतलब इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बना। ये वो तथ्य हैं जिनसे सीधे सवाल बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। आज की इस बातचीत से ये विषय पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। हमने सिर्फ तथ्यों को नहीं बल्कि उनके पीछे की सोच और कहानी को समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, एक भावी शिक्षक के रूप में इन योजनाओं को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए जरूरी नहीं है। जब आप क्लास में जाएंगे तो ये समझ आपको व्यवस्था को बेहतर ढंग से नेविगेट करने और अपने छात्रों के अधिकारों के लिए खड़े होने में मदद करेगी। बिल्कुल। एसएसए की यात्रा ने भारत में शिक्षा का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात मेरे मन में रह गई है। एसएसए ने पहुंच और नामांकन की समस्या को तो काफी हद तक हल कर दिया और करोड़ों बच्चों को स्कूल सिस्टम में ले आया। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या हम गुणवत्ता की चुनौती को उतनी ही सफलता से पार कर पाए हैं? आज भी बहुत सी रिपोर्ट्स बताती हैं कि बच्चे क्लास में तो हैं, पर वे अपनी कक्षा के स्तर का पढ़ लिख नहीं पाते। ये एक बड़ा सवाल है। ये सोचने वाली बात है कि एक सिस्टम जो संख्या बढ़ाने में इतना कामयाब रहा, वो गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कहां और क्यों संघर्ष कर रहा है।